चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास अगर हम बात करें तो लखनऊ चिकित्सा समाजकारी की है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संबंध में हम लोग सिलेबस के आधार पे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस समय हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, यह सामाजिक समूह पर चर्चा करने वाले हैं। और एन टी ए यू जी सी नेट की अगर मैं बात करूँ तो एन टी ए यू जी सी नेट में भी सोशल ग्रुप वर्क के बारे में दिया गया है। तो वहाँ पर यूनिट नंबर 3 में बात की गई है, ठीक है। उसके बारे में भी आप यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये सामाजिक समूह होता क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि मनुष्य का जीवन वास्तव में सामूहिक जीवन है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहने का जो तात्पर्य है, जो अर्थ है, वो यहीं से है कि वह समूह में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म समूह में ही होता है और समूह के माध्यम से ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और पूर्ति करने के जो तरीके होते हैं उसको सीखता है। तो बेसिकली वो एक पार्ट बनता है सामाजिक समूह का। तो इस तरह मनुष्य का जीवन समूह में, जैसे अगर हम बात करें परिवार की सदस्यता से ही शुरू होता है, तो वहाँ पर एक परिभाषा बनती है सामाजिक समूह की। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या तो इसको समझ सकते हैं कि जो समूहों का अध्ययन करता है, ये बात समाजशास्त्र का वह विज्ञान बताता है, ठीक है। जो समूहों का अध्ययन करता है वही सामाजिक समूह होता है। समूह के लिए एक शर्त यह है कि सहयोगी सामाजिक संबंधों को प्राथमिकता देंगे। अगर संघर्ष दिखाई पड़ने लगे तो उसे समूह की जगह समाज कहना सही रहेगा। तो समूह और सामाजिक समूह में अंतर है थोड़ा सा। समूह का जो समूह शब्द है उसका प्रयोग हम व्यक्तियों के संग्रह के लिए करते हैं, है ना, व्यक्तियों के संग्रह के लिए करते हैं। लेकिन जो सामाजिक समूह शब्द है वह सामाजिक अंतःक्रिया, जिसको आप सोशल इंटरेक्शन कहते हैं, और सामाजिक संबंध, जिसको आप सोशल रिलेशनशिप कहते हैं, इनका होना आवश्यक है, इनका होना आवश्यक है। तो ऐसी जगह पे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे चरण होते हैं जो आप लोगों को एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं कि आप बताएं कि सामाजिक समूह के निर्माण के दौरान में आप कौन कौन से चरण आप लगाएंगे, वो भी क्रम में। कौन सा? सामाजिक समूह का चरण में। तो सबसे पहले आपको एकत्रीकरण ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे एक एकत्रीकरण का पहला पॉइंट आता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और एकत्रीकरण के जस्ट बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, एकत्रीकरण पहले तो आप समझ लीजिए होता भी क्या है। यहाँ एक विद्वान थे बोटोमोर, इन्होंने कहा था कि सामाजिक समूह की चर्चा करते हुए बोला था कि एकत्रीकरण सामाजिक श्रेणी और समानता मूलक समूह की चर्चा करना, जिसमें अर्ध समूह और आभासी समूह शब्द का प्रयोग किया। तो इन्होंने कहा कि अगर क्लास, स्टेटस ग्रुप, एज ग्रुप और लिंग समूह, जिसको सेक्स ग्रुप कहते हैं आप, इन चीज़ों को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एकत्रीकरण का पार्ट कर रहे हैं। और एकत्रीकरण का जब पार्ट आप करते हैं तो वो बेसिकली सामाजिक समूह का निर्माण कर रहे होते हैं, है ना। दूसरा स्टेप यहाँ पे बनता है सामाजिक श्रेणी का। पहला स्टेप ये हो जाएगा, ऑप्शन में आपको मिलेगा एकत्रीकरण सामाजिक समूह के निर्माण के दौरान में ये चरण का। दूसरा ऑप्शन मिलेगा सामाजिक श्रेणी का, सामाजिक श्रेणी का, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा आपको मिलेगा समाज मूलक, समाज मूलक तीसरा स्टेप मिलेगा, आप नोट करते रहिएगा। चौथा अगर हम बात करें यहाँ पे सामाजिक समूह यहाँ पे डेवलप हो जाता है, सामाजिक समूह यहाँ पर डेवलप हो जाता है। फिर एक एसोसिएशनल ग्रुप बन जाता है 5वें नंबर पर, जिसको आप लोग समितीय समूह भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समितीय समूह कह सकते हैं इसी को, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में। अब यहाँ पे मैंने सामाजिक श्रेणी लिखा था। सामाजिक श्रेणी का मतलब क्या होता है? सामाजिक श्रेणी मतलब होता है व्यक्तियों का संग्रह करना। इसमें कुछ साझी विशेषताएं पाई जाएंगी।
सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें स्वजातीय चेतना पाई जाती है। उम्र और लिंग और समान व्यवसाय के आधार पर यह समूह बनाया जाता है। उम्र, लिंग और समान व्यवसाय, ये तीन बातें अगर याद रहेगा तो आप कर पाएंगे सामाजिक श्रेणी को। सामाजिक श्रेणी में अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन नहीं पाया जाएगा, परंतु सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन की अगर हम बात करें, ये चीज़ें अगर हम बात करें तो ये हमें देखने को मिल जाती है एकत्रीकरण में भी। एकत्रीकरण में मिल जाता है। कारण क्या है कि रॉबर्ट बिरस्टीड ने एक किताब लिखा सोशल ऑर्डर और स्वजातीय चेतना। उसमें सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन के आधार पर समूह को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। अब जब 4 भागों में इसने डिवाइड किया तो एक नाम रखा था वही सामाजिक श्रेणी, दूसरा नाम रखा था उसने जो मैंने भी बताया था समता मूलक, जिसको आप लोग कह सकते हैं समता मूलक या समूहता बोल सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें अंतःक्रिया को जन्म देने की पूर्ण क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसे सामाजिक समूह पूर्ववर्ती अवस्था भी कहा जाता है। इसमें जैसे कि अगर बात करें जाति पे बात ज़्यादा होती है। तीसरा सामाजिक समूह बन गया। सामाजिक समूह में स्वजातीय चेतना के साथ सामाजिक अंतःक्रिया भी पाई जाती है, ये बात जानते हैं। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वही सामाजिक समूह का निर्माण हो जाता है। एक आपका एसोसिएशनल ग्रुप होता है जहाँ स्वजातीय चेतना के साथ अंतःक्रिया और अंतःक्रियाओं का संगठित रूप सामने आने लगता है, तो अब हम उसे क्या बोल देते हैं, समितीय समूह कह देते हैं। यहाँ समूह में जो व्यक्ति होगा उसका सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, जबकि समितीय समूह द्वारा व्यक्ति अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। विशिष्ट मतलब होता है कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हो स्पेशल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। तो जो सामाजिक समूह होता है, आप यहाँ पे देखिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के लिए एक दूसरे के संबंध स्थापित करते हैं और प्रभावित होते हैं तो व्यक्तियों के ऐसे संग्रह को सामाजिक समूह कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ में अगर हम बात करें, सामाजिक समूह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है सामाजिक, दूसरा है समूह। सामाजिक का मतलब बनाया गया समाज से संबंध, और समूह का अर्थ आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के जो संगठन है वो सामाजिक समूह होगा। ठीक है, वही सामाजिक समूह हो जाएगा। समाजशास्त्र में समूह का जो अर्थ बताया गया, आशय बताया गया कि 2 या अधिक व्यक्तियों का मात्र संग्रह से ही नहीं होता। जैसा कि मैं कई बार पेज का कहना है कि समूह से हमारा आशय है कि व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध में लाए गए हों, है ना। कई विद्वानों ने बताया, तो आप ये कह लीजिए कि कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, उनमें सामाजिक संबंध होने से है। जहाँ सामाजिक संबंध का अर्थ बताएगा व्यक्तियों से संपर्क को, चाहे वह शारीरिक निकटता का ही हो या मानसिक निकटता का हो, और उसमें पारस्परिक संदेह। ठीक है, तो समूह में व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक भी होते हैं। आपको हालांकि मालूम होना चाहिए इसके बारे में कि जो समूह का समुदाय में जो व्यक्ति एक दूसरे से सामाजिक संबंध से जुड़े होते हैं तो वह पार्ट बनता है आपका क्या, सामाजिक समूह का। जैसे अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर एक व्यक्ति यहाँ पर है तो यह व्यक्ति इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और यही व्यक्ति यहाँ से इस व्यक्ति से भी जुड़ा हुआ है, और ये व्यक्ति इससे भी जुड़ा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक व्यक्ति की बात की जा रही है कि सामाजिक संबंध से, कि ये जुड़ा हुआ किसी से है। मान लीजिए ऐसे में अगर हम कहें एक व्यक्ति ये भी है, इससे जुड़ा हुआ है, ये एक व्यक्ति ये है जो इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ, तो ये एक सामाजिक समूह का पार्ट बन रहा है एक प्रकार से, है ना। तो सामाजिक समूह किसी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे के संपर्क व लेन देन रखे, जिसमें एक दूसरे से कुछ समानताएं हो और जो आपस में एकता की भावना रखे, वही पार्ट बन जाता है आपका सामाजिक समूह। वही आपका सामाजिक समूह बन जाएगा। आगे हम बात करें परिभाषा के रूप में, ऑगबर्न और
काफ ने क्या बोला है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगे तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने समूह का निर्माण कर लिया है। यह आपका सामाजिक समूह की परिभाषा बन जाएगी। मैं कई बार पेज की बात करें तो समूह से हमारा तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये दो परिभाषा से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सामाजिक समूह के कुछ विशेषताओं से, प्रश्न आप लोगों की विशेषताओं से भी बनाए जाते हैं, विशेषताएं भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो एक विशेषता होती है कि जहाँ पे सामान्य हित पाया जाता है, मतलब सामाजिक समूह के सभी सदस्य के हित प्रायः समान होंगे और सामान्य हित होने से समूह का अस्तित्व जो है बढ़ता रहता है। एक प्रकार से सामान्य हित यानी एक आप ये कह सकते हैं सामान्य हित का मतलब कि सभी के इक्वलिटी या समानता की बात करना। इक्वलिटी मतलब समानता की बात करना, एक समान की बात करना, समान एक नॉर्मल रूल बनाए रखना। ठीक है, तो वो समान हित पाया जाता है सामाजिक समूह में। दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो भी वो सामाजिक समूह की विशेषता बता देगा। मतलब आप ये कह लीजिए कि एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का संग्रह होता है, अर्थात एक व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह का निर्माण करने के लिए आवश्यकता होती है। सदस्यों के पारस्परिक जागरूकता की बात करें तो सामाजिक समूह के प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों और अपने समूह के प्रति जागरूक होना चाहिए और पारस्परिक जागरूकता से सामाजिक संबंध जो है विकसित होंगे। तो ये भी एक प्रकार की आपकी क्या बन जाएगी, विशेषता बन जाएगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क की बात करें, समूह के सभी सदस्यों में प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है। छोटे समूहों में तो प्रत्यक्ष संपर्क का संभव होता है। जैसे अगर हम बात करें परिवार, खेल समूह आदि जो देखने को मिलता है, यह हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क के अंतर्गत मिलता है। जबकि बड़े समूह में अप्रत्यक्ष संपर्क देखने को मिलेगा। तो जाति समूह और वर्ग समूह की बात होता है। मैं कहूँगा कि आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केवल संपर्क याद रखें जो सामाजिक समूह की बात करेगा। हालांकि प्रत्यक्ष में वो होगा, जिसे मैं कहूँ खेल का समूह है, परिवार है, वो आएगा। जहाँ पे क्लास, कास्ट वगैरह की बात होगी वह अप्रत्यक्ष होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो एक लिमिट संख्या हो सकती है ना। जैसे खेल में 11 प्लेयर होंगे क्रिकेट में, परिवार में वैसे सदस्य होगा 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक लिमिट परिवार होगा। लेकिन जातीय समूह और वर्ग समूह की बात करें तो ये क्लास की बात करेगा। एक थोड़ी सी संख्याएं जो होंगी यहाँ पे बड़े लेवल पे होंगी, तो ये अप्रत्यक्ष हम कार्य कर सकते हैं इस पे। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे अनिश्चित आकार होता है इसका। सामाजिक समूह का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका निर्माण 2-3 व्यक्तियों से लेकर अगर हम बात करें हजारों व्यक्तियों, लाखों व्यक्तियों तक हो सकता है। इसलिए यह अनिश्चित आकार का होता है। मनुष्यों का संग्रह होता है ये तो बात सही है। सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, पारस्परिक संबंध भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंध का होना अनिवार्य है। पारस्परिक संबंध से उसमें चेतना का विकास होता है। चेतना सामाजिक संबंधों का निर्माण और विकास में सहायक होती है। और सामाजिक समूह में एकता की भावना भी पाई जाती है। ठीक है, एकता की भावना पाई जाती है। सदस्यों का जो पारस्परिक आदान प्रदान होता है, इसमें देख लीजिए सामाजिक समूह के अंतर्गत जो है समूह के सभी सदस्यों के मध्य आदान प्रदान होना आवश्यक है। एक ही समूह के सदस्यों में विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ होता है या हुआ करता है। समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य स्वभाव से ही सामूहिक प्रवृत्ति का होता है और अनिवार्य रूप से विभिन्न समूहों का सदस्य भी होता है। परंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि अनिवार्य नहीं कि कोई व्यक्ति किस किस समूह का सदस्य होगा, यह अनिवार्य नहीं। तो यानी आप ये कह लीजिए कि समूह की जो सदस्यता होगी वो ऐच्छिक होती है ना। पॉजिटिव के रूप में हम देखेंगे तो मिल जाती है हमें। तो मैं कहूँगा कि सामाजिक समूह की ये भी विशेषता है। ऐच्छिक सदस्यता तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नियंत्रण की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। सामाजिक समूह में नियंत्रण होने का मतलब प्रत्येक समूह सदस्यों के व्यवहारों का नियंत्रण करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों को अपनाता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये नियंत्रण की व्यवस्था भी पाई जाती है सामाजिक समूह में। कार्य का विभाजन भी पाया जाता है। समूह के निर्माण में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समूह के सदस्यों के बीच में कार्य का विभाजन भी किया जा सकता है। एक निश्चित आकार, अच्छा निश्चित आकार के पॉइंट अगर व्यू से बात करें तो यह मौलिक प्रश्न यह पैदा होता है कि समूहों का निर्माण किस आधार पर होता है।
तो वहाँ पे अगर कोई अपने निश्चित उद्देश्य बनाकर या कोई निश्चित लक्ष्य बनाकर काम करते हैं तो भी वो निश्चित एक आधार बन जाएगा। या तो आप ये कह लीजिए कि प्रत्येक समूह के निर्माण के मूल में कुछ निश्चित आधार होंगे। उदाहरण के तौर पर बात करें, रक्त संबंध, शारीरिक और मानसिक समानताएं, आवश्यकताएं, संख्या इत्यादि। जहाँ पे बताए, एक अगर हम परिवार में बात करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से होता तो है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो निश्चितता बताने लगेगी संख्या एक तरफ से, ठीक है, कि भाई 4 है, तो ये चीज़ें बताने लगती है। तो ये सामाजिक समूह के जो बन जाएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, निश्चितता बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये विशेषताएं हो जाएंगी, ये सामाजिक समूह के परिप्रेक्ष्य में था। अब आपको मैं यहाँ पे सामाजिक समूह के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सामाजिक समूह कार्य एक होता है, आप जानते हैं भली भांति तरीके से। यदि आप लोगों से पूछे कि सामाजिक समूह कार्य में किसकी अहम भूमिका है तो ग्रेस कोयले महोदय की, एच.बी. ट्रेकर महोदय का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। इन दोनों का बहुत ही अहम योगदान इसमें रहा है। सामाजिक समूह कार्य के दौरान अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इसके अंतर्गत समूह कार्य एक ऐसी विधि है जो व्यक्तियों की कार्यशीलता में वृद्धि करती है। केवल आप समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग यहाँ पर, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए सामाजिक समूह कार्य में ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। सामाजिक समूह कार्य यह एक ऐसी विधि है जहां व्यक्तियों की कार्यशीलता में वृद्धि करती है और यह समाज कार्य की प्राथमिक प्रणाली है। ये क्या है, प्राथमिक प्रणाली है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यह समाज कार्य की प्राथमिक प्रणाली है जहां पर व्यक्तियों की कार्यशीलता में वृद्धि का काम कर रहा है और सुधार हेतु उसकी आवश्यकता पर बात करता है। तो इसमें विभिन्न कार्य समूह के माध्यम से किए जाते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें, आज के समय की बात करें, तो समाज कार्य के अंतर्गत समूह कार्य काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। समूह कार्य व्यक्तियों की समस्याओं, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, व्यक्तियों की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। ये समूह कार्य का विकास वैयक्तिक समाज कार्य के विकास के बाद हुआ है। भारत में ये जो समूह कार्य है इसका महत्व को स्थापित करना किया गया और वर्तमान समय में समाज कार्य के अंतर्गत जो समूह कार्य है उसका प्रयोग आज जो है यूज सामाजिक कार्यकर्ता करता है, या आप ये कह लीजिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। तो व्यक्तियों के समस्याओं का समाधान और उसकी सहायता की जाती है और इसका उद्देश्य होता है कि वांछित परिवर्तनों को सामने लाना। क्या इसका उद्देश्य बनेगा सामाजिक समूह कार्य का? वांछित परिवर्तनों को सामने लाना, ठीक है, लाना है। ये एक प्रकार से सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य बनेगा। सामाजिक समूह कार्य विधि है, यह वैयक्तिक स्तर पर और सामूहिक स्तर पर कार्य करेगी, ध्यान रखिए। लेकिन जो समूह कार्य है वैयक्तिक समाज कार्य से भिन्न है, अलग है। इसमें कार्यकर्ता और सदस्य आकर्षण और संवाद की शक्ति का सृजन करता है। कोई समूह आवश्यकता और मानवीय क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण करने का एक साधन माना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सामाजिक समूह कार्य क्या होता है, तब आप लोग एक परिभाषा बताना यहाँ पे, कहना कि समूह कार्य व्यक्तियों के समूह में कार्य करने की विधि है और समूह कार्य का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास करना, सामाजिक क्रियाशीलता में वृद्धि करना, वांछित लक्ष्यों को उपलब्ध कराना, यह सामाजिक समूह कार्य की परिभाषा बन जाएगी। समूह का उपयोग सदस्यों की सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिससे प्रत्याशित समस्याओं को दूर करने के प्रति क्रियाशीलता के विद्यमान स्तर को, अगर हम बात करें विद्यमान स्तर को कायम रखा जा सकता है, कायम रखा जा सकता है। आप इसे नोट कर लीजिए।
या तो एक परिभाषा के रूप में अगर आपको एक सेंटेंस के रूप में बनाना है तो आप ये कह दीजिएगा कि सामाजिक समूह कार्य एक ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक क्रियाशीलता में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है, वही सामाजिक समूह कार्य कहलाती है। बस ये परिभाषा देख सकते हैं। या तो अगर हम बात करें, अच्छा ये परिभाषा गेशेल-कोनफ्का की है। अगर हम बात करें कोनफ्का के बारे में, कोनफ्का ने 1960 में परिभाषा लिखी थी, बताई थी, और उन्होंने कहा था, क्या बोला था कि सामाजिक समूह कार्य ऐसी विधि है सामाजिक क्रियाशीलता में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है। ये आपका क्या बन जाएगा, सामाजिक समूह कार्य बन जाएगा। एक परिभाषा आपने सुना होगा विलियम रीड के बारे में, जिससे विलियम रीड ने सन 1997 में बोला था कि समूह कार्य का उद्देश्य सदस्यों की सहायता प्रदान करना होता है। सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य क्या बनता है, सदस्यों को सहायता प्रदान करना बनता है, और जब आप सदस्यों को सहायता देने की बात करते हैं तो वह सामाजिक समूह कार्य बन जाता है। यह आपकी दो परिभाषाएं एनफ है, काफी है सामाजिक समूह कार्य में। क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ, कोई अगर दिक्कत या कोई वो चीजें हो रही तो आप लोग इसको तुरंत पूछ सकते हैं सामाजिक समूह कार्य के बारे में, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं सामाजिक समूह कार्य में। अगर हम बात करें तो ये उसका परिभाषा हो गया। अब सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य क्या हो सकता है, उद्देश्य की बात अगर हम करें, सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य, आप स्क्रीन को देखते रहिएगा, मैं बगल में लिख रहा हूं आप लोगों को। सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य बेसिकली व्यक्ति के विकास के उद्देश्य की प्राप्ति का आधारभूत साधन माना गया इसको। तो इसके लिए बताया गया कि व्यक्ति को उसके महत्व के बारे में संवेदनशील बनाना है। व्यक्ति को कैसा बनाना है, संवेदनशील बनाना है। तो ये जो संवेदनशील बनाने की मैं बात कर रहा हूं, ये आपका सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य है। अगर मैं बात करूं, एकांतता की समस्या का समाधान करना है, मतलब मनुष्य में यह विश्वास जगाना है कि तिरस्कारपूर्ण जीवन व्यतीत ना करके ऐसा जीवन व्यतीत करे जहां उसे यह विश्वास हो कि वह सबके द्वारा स्वीकृति है। मतलब यहां आप ये समझ लीजिए कि मनुष्य एकांत में रहना पसंद नहीं करता, परंतु वह सामान्य और सबके द्वारा स्वीकृति जीवन व्यतीत करते हुए एकांत में रहता है, तो वह समस्या नहीं है, वह समस्या नहीं है। लेकिन अधिकांश व्यक्ति एकांत में रहना पसंद नहीं करते। आज की परिस्थिति में अगर हम बात करें, जहां नगरीकरण है इतना बढ़ रहा है, वहीं एकाकी जीवन एक समस्या बन गई है। तो यहाँ पे आप लोग समूह के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये आपकी एक अहम भूमिका बनेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक उद्देश्य के रूप में एकांतता की समस्या का समाधान, समस्या का समाधान ये आप करेंगे। तीसरी बात अगर हम करें, समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना होगा। समाज द्वारा अगर हम बात करें तो स्वीकृति प्राप्त करने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में उचित स्थान और कार्य करने के लिए उचित अवसर प्राप्त करने की इच्छा रखता है, परंतु यह स्वीकृति नहीं मिल पाने पर वह अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठता है और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसे समाज की मान मर्यादा, कानून की परवाह ही नहीं होती है। वह इच्छा पूर्ति के लिए अवैध और अनुचित तरीके से जो है कार्य को अपनाने लगता है। आप एक प्रकार से ये भी कह सकते हो कि वह एक प्रकार का मानसिक रोगी भी बन जाता है। तो ऐसे रोगियों में आत्मसम्मान की कमी पाई जाती है, यही तो कारण है, और एकांतता से पीड़ित होते हैं, दूसरों से रुष्ट होते हैं ये। तो समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोगों की एक भूमिका अगेन देखने को मिलेगी सामाजिक समूह कार्य में। अगर हम बात करें चौथे नंबर पर, तो आत्मनिर्भरता विकसित करता है। ये आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए सामाजिक समूह कार्य कैसे करेंगे, यह उद्देश्य है आपका। यह बहुत आवश्यक है कि एक सफल व्यक्तित्व होने के लिए आत्मविश्वास
एक आवश्यक अंग है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकता और ना ही जोखिम उठाने के लिए सक्षम बन सकता है। तो समाज कार्य में, सामाजिक समूह कार्य में इन्हीं के द्वारा व्यक्ति में इस गुण का विकास किया जाता है, क्योंकि समूह में प्रत्येक सदस्य को अलग अलग कार्य मिलता है और वह कार्य उसे स्वयं ही पूर्ण करता है और आत्मविश्वास भी वहां पर पैदा होने लगता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि आप लोग उसे अवसर दो, है ना, उसके अवसर दो, उसे काम करने का अवसर दो, तब वहां पर आपका आत्मनिर्भरता विकसित होने लगती है व्यक्ति की, क्लाइंट की। तो इसलिए आप कहोगे कि यह भी आपका एक उद्देश्य बन जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सामंजस्य स्थापित करना, क्या सामंजस्य स्थापित करना, यह भी सामाजिक समूह कार्य का एक उद्देश्य है। व्यक्ति जब समूह में रहता है तो उसी के अनुसार कार्य करता है। समाज में रहने के लिए सामंजस्य की आवश्यकता होती है। सामाजिक समूह कार्य के द्वारा व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करना, कुशलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे सामाजिक समूह कार्य के द्वारा कार्यकर्ता व्यक्ति की उन कमियों का पता लगाता है जिसके कारण वह सामंजस्य स्थापित करने में विफल होता है, सफल नहीं हो पाता है। उस कमी का पता लगाना है। इसलिए सामाजिक समूह कार्य का यह उद्देश्य है कि सामंजस्य स्थापित करना जरूरी है। यह आपका एक और उद्देश्य के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। आगे अगर हम बात करें, एक पॉइंट और आप कह सकते हो कि सामाजिक संबंधों को मधुर बनाना। सामाजिक संबंधों को मधुर बनाना, यह कैसे? सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसने कहा है? सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बंधा हुआ है और इसी संबंध के आधार पर समाज के कार्यों का संचालन होता है। किंतु कभी कभी संबंध इतने बिगड़ जाते हैं कि वह अप्रिय घटनाएं तक घट जाती हैं, आंदोलन होने लगते हैं, क्रांतियां तक होने लगती हैं। तो सामाजिक समूह कार्य में व्यक्तियों के असंतोष का कारण का पता लगाना है आप लोगों को, और उनके बीच उत्पन्न होने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करके संबंध दृढ़ और मधुर बनाना होगा आप लोगों को। तो यह सामाजिक समूह कार्य का एक उद्देश्य बन जाता है कि सामाजिक संबंधों को मधुर बनाना होगा। आप लोग जो आंदोलन हो रहे हैं, जो क्रांतियां हो रही हैं, उसको समाप्त करना है, खत्म करना है। एक और आप उद्देश्य यहां पर बना सकते हैं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास में अगर हम बात करें तो इसमें क्या अहम भूमिका हो सकती है? मूल्यों का विकास करना। देखिए, प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम बात करें, समानता, समान अवसर, स्वतंत्रता और काम के समान अवसर का समावेश है। भाई, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास तभी हो पाएगा। सामाजिक समूह कार्य में इन सभी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। समूह में सदस्यों को भाग लेने के समान अवसर मिलते हैं और स्वयं को निर्णय लेने का अधिकार भी होता है, और कार्यक्रम को संपन्न करने की विधि की भी स्वतंत्रता होती है। इसलिए प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए आप लोगों को समानता का भाव रखना होगा, समान अवसर देना होगा, स्वतंत्रता की बात करनी होगी, काम के समान अवसर को समावेश करना होगा, उसमें इंक्लूड करना होगा। तो ये चीजें हमारे सामने निकल के आ जाती हैं सामाजिक समूह कार्य के उद्देश्य। तो मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स बताए हैं जो सामाजिक समूह कार्य के उद्देश्य को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप इसको ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें हमारे सामने हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब सामाजिक समूह कार्य का विकास हुआ, जिस समय डेवलप किया गया, सबसे पहले बस्तियों की स्थापना पड़ोसियों के सामाजिक जीवन को सुधारने की दृष्टि से की गई थी, और इसी का उद्देश्य से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने टॉयनबी हॉल की स्थापना की थी।
आपने नाम सुना होगा टॉयनबी हॉल, सुना है? टॉयनबी हॉल, बोलिए। टॉयनबी हॉल के बारे में अगर हम बात करें, ये सोशल ग्रुप वर्क में काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन, या आप ये कह लीजिए एक इंस्टीट्यूट बना लास्ट में, है ना, सोशल ग्रुप वर्क में, जो एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है ना। और यहाँ से आप लोगों से हो सकता है मेडिकल सोशल वर्क में भी पेपर में प्रश्न देखने को मिल सकता है ना, टॉयनबी हॉल के बारे में। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे समझ लीजिएगा कि ग्रुप वर्क में बस्तियों की स्थापना और पड़ोसियों के सामाजिक जीवन को सुधारने के लिए, ठीक है, टॉयनबी हॉल की स्थापना की गई, है ना। टॉयनबी हॉल एक विद्वान का नाम भी है, सुना है? सुना है? बताएं। जी सर। हाँ, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और सोशल वर्क में अगर हम बात करें आप लोगों से, यह जो टॉयनबी हॉल रहा, काफ़ी अहम भूमिका निभाया ग्रुप वर्क में। और मेडिकल सोशल वर्क में विभाग में रोगियों और उसके परिवारों की उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल निश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय के लिए एक रूबी हॉल क्लिनिक थी। रूबी हॉल क्लिनिक की टीम के साथ मिलकर काम भी किया गया और इस विभाग को सन 1990 में वापस से शुरू कर दिया गया। तो रूबी हॉल क्लिनिक के साथ समायोजित चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की अस्पताल में विभिन्न विभागों में काम करने की एक अहम भूमिका देखने को मिली थी, है ना, एक अहम भूमिका देखने को हमें मिली थी। तो यहाँ एक टीम के माध्यम से जो है कार्य करने पर जो बताया गया मेडिकल सोशल वर्क में, मेडिकल सोशल वर्क में, और कार्यक्रम और सेवाओं के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो देखभाल है निरंतरता में रोगियों और परिवार की सामाजिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और भावनात्मक ज़रूरतों में भाग लेकर रोगी देखभाल का एक अनूठा और एक अभिन्न हिस्सा प्रदान किया है। सन 1935 में अगर हम बात करें, 1935 में, सन 1935 में सामाजिक समूह कार्य का विकास व्यावसायिक रूप से हुआ था। कब हुआ था? सन 1935 में किसका विकास हुआ था? सामाजिक समूह कार्य का विकास हुआ था, और वो भी व्यावसायिक रूप में, व्यावसायिक रूप में, ध्यान रखिएगा, सन 1935 में। 1950 वहाँ पे 1990 लगाइएगा, टॉयनबी हॉल 1990। हाँ, आगे अगर बात करें तो फिर सन 1960 आया, 1950 की बात करें। थोड़ा टॉयनबी हॉल विद्वान के बारे में भी बता दीजिए, मुझे पता नहीं है। टॉयनबी हॉल विद्वान के बारे में देखिए, यहाँ आप टॉयनबी हॉल के बारे में केवल ये जानिए, टॉयनबी हॉल बेसिकली ग्रुप वर्क में, ठीक है, ग्रुप वर्क में इन्होंने अपनी एक भूमिका निभाई है टॉयनबी हॉल। और इनकी अगर हम बात करें COS में, हालांकि बहुत सारे सोशल वर्क में है भूमिका, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में स्थापना के दौरान पे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो टॉयनबी हॉल की भूमिका ग्रुप वर्क में आप देख रहे हैं, वह बस्तियों की स्थापना, पड़ोसियों के सामाजिक जीवन को सुधारने की दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। यूएस वाले में चैरिटी वाला जो बता रहे हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, यूएस वाले या यूके वाले में? यूके टॉयनबी हॉल यूके सर 1884 में हुई थी स्थापना ना? हाँ, 1884, हाँ, ये भी सही कह सकते हैं आप। लेकिन ये सोशल वर्क में टॉयनबी हॉल की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रुप वर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं ग्रुप वर्क की बात कर रहा हूँ। उस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान से समझें, उस चीज़ को समझें। मैंने कहा है कि केवल इतना कि बस्तियों की स्थापना, पड़ोसियों के सामाजिक जीवन को सुधारने के लिए ये ग्रुप वर्क में काम किया गया था शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में स्टार्ट किया गया। हालांकि जब व्यवसाय के रूप में ये काम हुआ
तो वे ग्रुप वर्क जो काम हुआ वो 1935 में हुआ, 1935 में हुआ। 1950 में क्या हुआ था? 1950 के दशक में छोटे समूहों से संबंधित ज्ञान के क्षेत्र में विस्फोटक हुआ। विस्फोटक का मतलब ये हुआ कि सुचारू रूप से सही तरीके से छोटे छोटे समूह बनाकर लोगों को जागृत किया गया, और ये प्रक्रिया 1950 से चली, 1950 से चली। 1936 से समूह कार्य का अभ्यास अमेरिका एसोसिएशन का गठन कर दिया गया था। कब से? 1936 से, 1936 से, 1936 से। तो यानी आपका 1935, 1936, 1950 और एक और वर्ष 1955 ये क्या बताया, अमेरिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था समूह कार्य के अभ्यास में। जो 1955 है, जो 1955 है, वो समूह कार्यकर्ताओं के 6 अन्य व्यावसायिक समूहों के साथ मिलकर 1955 में राष्ट्रीय समस्या कार्यकर्ता एसोसिएशन का गठन हुआ। हो रहा है क्लियर? नोट कर रहे हो? नोट भी करते रहिएगा सभी लोग। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। तो मैंने 4 वर्ष यहाँ पे बताया। 1935 में क्या हुआ? सामाजिक समूह कार्य का विकास व्यवसाय के रूप में आया। 1936 में क्या हुआ? समूह कार्य के अभ्यास के रूप में अमेरिका एसोसिएशन का गठन हुआ। और 1950 में क्या हुआ कि छोटा छोटा समूह बनाकर लोगों को जागृत किया गया। 1955 में क्या हुआ कि यहाँ पे 6 अन्य व्यावसायिक समूहों के साथ, जहाँ पे अगर हम बात करें सामूहिक कार्यकर्ता लोग थे, 6 समूह में थे। और उसी वर्ष 1955 में इन्हीं 6 व्यावसायिक समूह कार्यकर्ता के द्वारा राष्ट्रीय समस्या कार्यकर्ता एसोसिएशन का गठन किया गया, गठन किया गया। यह समूह कार्य के बारे में था। समूह कार्य का बेसिकली जब पाठ्यक्रम की बात किया गया, उसके अगर हम बात करें थोड़े से कैरिकुलम के बारे में, तो समूह कार्य का जो पाठ्यक्रम था समाज कार्य प्रारंभ होने के प्रथम प्रयास में कालरा कैंसर द्वारा किया गया। क्या नाम था उनका? कालरा कैसर, कैसर, कैंसर नहीं, कैसर, कालरा कैसर। समूह कार्य पाठ्यक्रम में, कैरिकुलम में समाज कार्य प्रारंभ करने का प्रथम प्रयास कालरा कैसर द्वारा किया गया, और इसी के द्वारा प्रथम पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया। बाद में इसी कार्य को ग्रेस कॉयले ने, किसने? ग्रेस कॉयल या कॉयले आप कह सकते हैं, ये भी मिलता है, इनके द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया। और समाज कार्य व्यवसाय में समूह कार्य का एकीकरण करना आसान नहीं था, लेकिन समाज समूह कार्य में आस पड़ोस के दृष्टिकोण और स्वयं सेवा जैसे आंदोलनों का व्यक्तिगत सहायता और मैनेजमेंट में संबंध न होने के कारण तो 1920 की दशक में समाज समूह कार्य को समाज कार्य की काफी सहायता मिलने लगी 1920 में। और 1936 में अभी आपने जो देखा कि समूह कार्य के अभ्यास के दौरान अमेरिकन एसोसिएशन का जो गठन हुआ, उसी समय उसका नाम रखा गया था अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ ग्रुप वर्क। 1936 में, 20 के बाद 36 में क्या रखा गया था नाम? अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ ग्रुप वर्क। क्लियर हो रहा है ना? एक एक चीज लिखते चलिए साथ में। ठीक है? अमेरिकन एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ ग्रुप वर्क, स्टडी ऑफ ग्रुप वर्क। ठीक है, अब देखिए, हालांकि ग्रेस
कोयले की अगर हम बात करें, ग्रेस कोयले, जिसका अभी आपने नाम यहाँ पे देखा, इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो ग्रेस लॉन्गवेल कोयल के नाम से जाने जाते हैं ये। और द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ ग्रुप वर्क द्वारा किसी व्यवसाय से स्वयं को संबंध किए जाने में कठिनाई का अनुभव किया जाने लगा और कुछ व्यक्तियों ने समूह कार्य को शिक्षा से एकत्रित करने पर बल तो दिया, लेकिन 1946 में समूह कार्य को समाज कार्य से संबंध कर दिया गया। अब इसको इन्वॉल्व कर दिया गया, एक प्रकार से जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया समाज कार्य में इसको? पहले ये तो सेपरेट अलग से कराया जा रहा था ग्रुप वर्क। 1946 से इसको प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत जोड़ दिया गया 46। हालांकि ये स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं फ्रीडलैंडर के आधार पे। तो 1946 में समूह कार्य को समाज कार्य के संबंध में किया गया और यह कार्य ग्रेस कोयले ने किया 46 में। तो समाज समूह कार्य को समाज के कार्य एकीकृत करने के लिए एक प्रकरण तैयार किया गया और यह प्रकरण धीरे धीरे प्रक्रिया सन 1955 में स्टार्ट हुई। और ये जो 1955 में आपको बता रहा हूं, ये समूह कार्यकर्ताओं ने अन्य व्यावसायिक समूहों के साथ मिलकर 1955 में राष्ट्रीय समस्या कार्यकर्ता एसोसिएशन का गठन किया। बात आगे करें, भारत की जब प्रक्रिया बनी यहां पे 1936, भारत में समूह कार्य का उदय 1936 में हुआ। भारत में समूह कार्य का उदय 1936 में हुआ। समाज कार्य के प्रथम महाविद्यालय सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जिसका नाम बदलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रखा गया सन 1945 में। मुंबई में है, जिसकी स्थापना किया था सर दोराबजी टाटा रतन दादाभोय, उनका पूरा नाम है। इन्होंने सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की 1936 में और उस समय प्रथम निर्देशक के रूप में डॉक्टर मॉन्सर्ट को बनाया गया। और इसके जस्ट बाद सन 1946 में 1946 में आप ये कह लीजिए दिल्ली में समाज कार्य महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो आप ये नोट करते चल सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले मुंबई में समाज कार्य आया, फिर दिल्ली में समाज कार्य आया, फिर आपका कहां पे आया? बड़ौदा, है ना, बड़ोदरा में आया। तो यहां पे ये एक कैरिकुलम स्टार्ट हुआ, ये क्रम याद रखिएगा। ये 46 तो वहां का है ना, काशी का है। दिल्ली का समाज कार्य कब था? दिल्ली का समाज कार्य दिल्ली का 46 है, काशी का है 46। हाँ 46, 49 है लखनऊ। ठीक ठीक ठीक। काशी का 47 के आसपास आया था। एक बार पूछा गया था स्वतंत्रता के बाद, है ना, काशी विद्यापीठ हुआ था, उसका सही जवाब। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। मेरे यहाँ से कोई बैकग्राउंड आवाज नहीं जा रही आप लोगों के पास? तो ये सामाजिक समूह कार्य था। अब ये सामाजिक समूह कार्य का मतलब क्या था पता है? क्या इससे क्या फायदा होता? क्यों आपसे पीजीआई कहता है कि मैं समूह कार्य से पूछूंगा, यूजीसी क्यों कहता है कि मैं यहाँ से सवाल उठाऊंगा? क्योंकि इसके फायदे हैं बहुत। समूह से जो लाभ होता है ना, व्यक्तियों के मध्य परस्पर मेलजोल को बढ़ावा देता है, ये इसलिए फायदा होता है। यहाँ पे ज्ञान में वृद्धि, विचारों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे परस्पर सहयोग के द्वारा समस्याओं का समाधान होता है। इसमें व्यक्ति एक दूसरे के विचारों का आदर करता है, ज्ञान में परिवर्तन लाता है। इसमें समूह के सदस्य इस ज्ञान का प्रयोग नवीन कार्यवाही में कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है जहां सदस्यगण योजना बनाने और समझाने या समझने और सामूहिक कार्यवाही की जहां पहल होती है,
वो कहीं ना कहीं समाज समूह कार्य में लाभ देता है ना, वो लाभ की बात बनती है। इसलिए कहा कि भाई कि लोगों को जो लोग होंगे समाज में, उनको समाज की मुख्य धारा से हम उनको जोड़ सकते हैं, तो ये बेटर रहेगा वो लाभ के लिए है। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं कि आप लोगों से लाभ से भी प्रश्न आए कि लाभ बताएं, ये उतना नहीं बनाएगा इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो मैंने अभी आपको समाज समूह कार्य के बारे में बताया, समाज समूह कार्य के उद्देश्य को बताया आप लोगों को। समाज समूह कार्य के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा उसके विकास पर हम लोग चर्चा किए, किस तरीके से इसका क्रम चला सन 1936, 1935, 1950, 1955, है ना, ये सारी चीज़ें रही। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा सा सामाजिक समूह कार्य के लाभ बताएं कि व्यक्तियों के मध्य परस्पर मेल जोल बढ़ता है, अनुभव और ज्ञान का लाभ होता है, विभिन्न गुणों को सीखना पड़ता है, परिवर्तन यहाँ पे होते हैं, या आप ये कह लीजिए कि परिवर्तनों को लाना और सामूहिक कार्यवाही को परिवर्तित करना और समस्याओं का समाधान होना, सामाजिक परिवर्तन लाना और विभिन्न भूमिकाओं के लिए तैयार करना, सुरक्षा प्रदान करना और अकेलेपन पर काबू पाने के लिए कार्य करना, ये सभी जो हैं समाज समूह कार्य के लाभ कहलाते हैं, है ना। ये चीज़ें आप लोगों ने देखा अभी, है कि नहीं, ये सारी इम्पोर्टेंट है जो आप सबके लिए एग्ज़ाम में प्रश्न बना सकते हैं, है ना। आगे बात करेंगे अब हम लोग सामाजिक समूह कार्य के कुछ उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं कि थ्योरीज ऑफ सोशल ग्रुप वर्क में कौन कौन से हैं, है ना। थ्योरीज नहीं, प्रिंसिपल है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखा है शायद, ये प्रिंसिपल है, यहाँ पे प्रिंसिपल कर लीजिएगा आप, है ना, प्रिंसिपल। ठीक है, अब आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा कि एचबी ट्रेकर के बारे में आपने सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। बहुत ही फेमस विद्वान है, हर बार यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, ये आप 10 अवश्य पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, 10 के 10 पॉइंट्स, है ना। सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत, पहला नियोजित निर्माण का सिद्धांत है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एचबी ट्रेकर का जो है किताब के बारे में बताया जा रहा है। एक है सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ये जो किताब आई थी वो आई थी 1948 में, और 1948 में ही ये प्रिंसिपल 10 के 10 दिए गए थे। ठीक है, सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस सन 1971 में लाया था। ये भी किताब आप नोट कर सकते हैं। ये 3 किताबें हैं इनकी, फेमस रही हैं। एक किताब और देख सकते हैं कि सोशल ग्रुप वर्क में सन 1955 में बात किया था। तो ये 3 बातें हैं एचबी ट्रेकर का, एक है 1948, दूसरा है 1955, तीसरा है 1971। ठीक है, याद रखिएगा, एक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस है सोशल ग्रुप वर्क के आधार पे, और एक तो किताब ही है केवल सोशल ग्रुप वर्क, और तीसरी जो थी वो ग्रुप वर्क नया होकर वो सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, परंतु प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस में बात कर रहे थे। यहाँ पर ये 3 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी एचबी ट्रेकर का, और यही एचबी ट्रेकर के जो चीज़ें हैं वो 10 सिद्धांत दिए गए हैं। हाँ, हालांकि और भी है, न्यू अंडरस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन की किताब इन्हीं की है, एचबी ट्रेकर की भी है, सिटीजन बोर्ड एट वर्क करके भी इन्हीं की किताब आती है। ठीक है, एजुकेशन ऑफ सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन की किताब है ये, और कमेटी कॉमन सेंस की अगर बात करें तो 1954 में इन्हीं की किताब है। ठीक है, द सुपरवाइजर ऑफ ग्रुप करके बात करेंगे तो ये भी 1949 का ही किताब है ये। ठीक है, ये बेसिकली वर्क एंड रिक्रिएशनल की बात करता थे, कार्य और मनोरंजन के दौरान में कुछ एक्टिविटी की लेकर बात करते थे। ग्रुप सर्विस इन पब्लिक वेलफेयर की बात करना, ठीक है, यहाँ पे 1964 में इन्होंने किया था। और वर्किंग विद ग्रुप की बात कर रहे थे, है ना, तो एक प्रकार से कमेटी एंड कम्युनिटी पर चर्चा कर रहे थे 1979 में। ये भी किताब उन्हीं की है, एचबी ट्रेकर की है। तो ये बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ऊपर की जो 3 मैंने बताया है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में यहाँ पे देखने को ये मिल सकती हैं तीनों के तीनों। आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत में अगर हम बात करें तो एक सिद्धांत इनका आता है जो है नियोजित का सिद्धांत। इनका एक सिद्धांत आता है नियोजित का सिद्धांत, पहला, जिसको हम लोग नियोजन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब नियोजन का सिद्धांत कहता है कि समूह का निर्माण सदैव सुनिश्चित होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि स्वाभाविक है कि यदि बिना किसी नियोजन के समूह का निर्माण किया जाएगा तो वह अपने लक्ष्यों को शायद ही प्राप्त कर सके। ये बात आपको भली भांति तरीके से
मालूम है। अगर जब तक कोई भी काम आप चाहे ग्रुप वर्क कर रहे हैं या केस वर्क कर रहे हैं या कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं या कोई भी प्लान कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग का वो कार्य जो है अधूरा रहेगा और ये मतलब एक प्रकार से ये कहा जाए कि मुश्किल है लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इसलिए नियोजन का सिद्धांत लागू होता है और नियोजन का सिद्धांत एच बी ट्रेकर ने 1948 में बताया था। तो ये बहुत ही सरल है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इसमें मैं बताऊँ, अगर मैं पढ़ भी देता हूँ तो वही चीज़ें रहेगी जो अर्थ मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नियोजन के अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विकास के लक्ष्य एवं मूल्यों का निर्धारण करना है ना, और उसके बाद परिस्थितियों का जो है विश्लेषण करना, ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलेगा नियोजन का ही सिद्धांत में, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट लेते हैं। देखिए दूसरे हमारे सामने क्या आ रहा है, दूसरा पॉइंट, लक्ष्यों को अस्पष्टता का सिद्धांत होता है। देखो लक्ष्य का अस्पष्ट का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए कि सामूहिक कार्यकर्ता जो होता है सुनियोजित ढंग से समूह निर्माण का कार्य करते हुए भी लक्ष्यों के प्राप्त करना जो है लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। और इस संबंध में आपको कार्य क्या करना पड़ेगा, आप ये कह सकते हैं कि विकास के लक्ष्यों को मूल्यों को निर्धारण करना, परिस्थितियों का विश्लेषण करना, जैसे भी मैंने ऊपर दिखाया था आपको, वर्तमान सेवाओं में गुणवत्ता के परिणात्मक दृष्टि में पाई जाने वाली जो कमियां होंगी उसकी जानकारी होना, विशिष्ट उद्देश्यों की रणनीति का निर्धारण करना, है ना, शक्तियों के स्रोत का निर्धारण करना, है कि नहीं, कार्य करने के लिए आवश्यक उपकरणों का निर्माण करने की जानकारी। तभी तो आप, जब तक ये सारी चीज़ें होंगी नहीं तो लक्ष्य प्राप्त होगा कैसे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सामुदायिक कार्यकर्ता के लिए भी स्पष्ट लक्ष्यों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक होता है, चाहे वो समूह कार्यकर्ता हो, चाहे वो व्यक्तिगत कार्यकर्ता हो, चाहे वो सामुदायिक कार्यकर्ता हो, बात दोनों एक ही है, जिसके द्वारा वह कार्य को आसानी से कर सकता है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा सदस्य किस प्रकार का कार्य करेगा, वह क्या कार्य करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, यह सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, जिससे प्रत्येक सदस्य की कोई शंका भी नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा, है ना। एक होता है स्व उद्देश्य। स्व उद्देश्य के अगर संबंधों को हम बताएं यहाँ पे सिद्धांत उस पर, इसका मतलब जब कार्यकर्ता की समूह के द्वारा स्वीकृति मिलती है तो वह स्व उद्देश्य संबंध स्पष्ट होता है। जब सदस्यों की इच्छा सर्वोपरि और उन्हें आत्मनिश्चित का अधिकार की बात करता है तो भी वो स्व उद्देश्य संबंधों का लक्षण दिखता है। सामूहिक रुचि और भागीकार या भागीकरण, या एक प्रकार से भागीकरण का मतलब होता है सहभागिता या भागीदारी, जहाँ पे निरंतर वृद्धि होती रहती है। स्नेह और आत्मसंचार का पूर्णता विकास होता है। स्व उद्देश्य संबंध का मतलब होता है कि सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांतों में कार्यकर्ता और समूह के बीच स्व उद्देश्य संबंध के सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि सामूहिक कार्यकर्ता का अपना समूह के सदस्य के साथ जो संबंध हो वह निश्चित उद्देश्य सहित हो और इसकी स्वीकृति सहजता से व्यक्ति या सेवार्थी से मिली हो। तो ये एक प्रकार का ऐसा एक समझ है जहाँ पे सामूहिक कार्यकर्ता हमारी मदद के लिए और हम सबका उस पर पूर्ण विश्वास है कि हमारा उसके साथ जो संबंध है वह एजेंसी के हित में तालमेल या सामंजस्य रखता हो या रख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्यकर्ता और समूह के बीच में स्व उद्देश्य संबंध का होना आवश्यक है। यदि ये नहीं होगा तो कार्य ही नहीं होगा। तो कार्यकर्ता की समूह के द्वारा स्वीकृति यहाँ पे होगी। कार्यकर्ता द्वारा स्वीकृति होने के बाद आत्मसंचार एवं पूर्णता का विकास, समस्या सुलझाने की इच्छा का विकास और समूह सदस्यों के भागीदार और कार्यकर्ता द्वारा व्यवसायिक ज्ञान का उपयोग होना चाहिए यहाँ पे। तो स्व उद्देश्य संबंध का सिद्धांत आपको एच बी ट्रेकर ने यहाँ पर इस तरीके से बताया है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे सामने आता है एक नेक्स्ट पॉइंट, निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत। निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत क्या कहता है? यह आपसे बताता है कि सामूहिक कार्य में व्यक्तिकरण के सिद्धांत का अर्थ सतत उपयोग होने के लिए बताया गया है, मतलब कंटिन्यूअस यूज होना चाहिए। बहुधा हर समूह में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो कि या तो समूह से पूरी तौर पर सामंजित रहेंगे
या तो सदैव जो है असमर्थ रहेंगे। तो निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत आपको बताता है कि समूहगत परिवर्तन के समय उसके सामंजस्य की भरपूर क्षमता दिखाई पड़े, है ना, उसकी दिखाई पड़े। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग अलग पर्यावरण, ज्ञान और वंशानुक्रम से भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। अतः कार्यकर्ता का दायित्व होता है कि वह प्रत्येक सदस्य की ओर अपना ध्यान रखे, जिससे समूह अपने लक्ष्य पर अग्रसर रहे। सामाजिक समूह कार्य में निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत रूप में जाना जाता है। तो मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जो सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत है ये लागू होता है सामाजिक समूह कार्य में, है ना। उसके बाद आपका आता है निर्देशित सामूहिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। समूह कार्य के सिद्धांत में निर्देशित सामूहिक अंतःक्रिया का सिद्धांत बड़ा महत्व है। समस्त सामूहिक कार्य का उपलब्धियां समूह के सदस्यों के बीच और समूह के सामूहिक कार्यकर्ता के बीच होने वाली अंतःक्रिया पर ही निर्भर करती है। इसलिए निर्देशित सामूहिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी होना चाहिए सामाजिक समूह कार्य में। आगे अगर हम बात करते हैं तो जनतांत्रिक सामूहिक आत्मनिश्चयीकरण का सिद्धांत, मतलब इसका अगर हम अर्थ बताएं आप लोगों से तो ये कहता है कि समूह कार्य में जनतांत्रिक के सिद्धांत का जो अर्थ है वो है समूह निर्माण के प्रारंभिक चरण से लेकर समूह की समाप्ति तक होने वाले जो समस्त अंतःक्रियाएं हैं वो अधिक स्वप्रेरित हो, अर्थात उसके निर्माण की आवश्यकता का एहसास और निर्माण का ढंग और कार्य पद्धति और कार्यक्रम का निर्धारण और संचालन का नेतृत्व, लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारण, संसाधनों का जुटाव या एक प्रकार से आप कह सकते हैं वहाँ पे कि रिसोर्सेज जो हैं, जैसे जिस तरीके ग्रुप है उसमें क्या नीड है, क्या कौन सा टाइप का संसाधन लगेगा, उसकी ज़रूरतें इत्यादि चीज़ों के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सदस्यों द्वारा निश्चित की जानी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि सामूहिक कार्यकर्ता अपनी भावनाओं और इच्छाओं के विरुद्ध जाकर उनका कुछ और ही ढंग से उपयोग करने लगे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। जनतांत्रिक सामूहिक आत्मनिश्चयीकरण का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्यकर्ता समूह का या समूह के लिए समूह के द्वारा कार्य करने के कार्यकर्ता द्वारा बल प्रदान किया जाता है। कार्यकर्ता को इस आधार पर तैयार करना चाहिए कि वह स्वयं अपने निर्णय लेने में सक्षम हो सके और अपनी क्षमता और योग्यताओं के अनुरूप कार्य कर सके। यही कारण है यहाँ पे। उसके बाद है लोचदार कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत। इसमें मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे आपको लगे कि समूह में आप काम कर रहे थे और उस दौरान किसी सदस्य को आप ऑब्जर्व कर रहे थे और उसने कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे छोड़ देंगे। वहाँ पे जो आपने टेक्निक लगाया है उसमें परिवर्तन कर दीजिए। लोचदार का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि ये परिवर्तन आप आसानी से कर सके। जैसे आपने टेक्निक को परिवर्तित कर दिया और वो टेक्निक आपने केस वर्क में कन्वर्ट कर दिया, हो सकता है भाई कि कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के कारण वह कार्य को सीखने में असमर्थता प्रदर्शित कर रहा हो, सामर्थ्य न हो, तो उस जगह पे लोचदार कार्यात्मक संगठन का आपने लागू कर दिया। तो ये ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी का भी होना ज़रूरी है ग्रुप वर्क में भी। अच्छा, ये ग्रुप वर्क में ही नहीं, ये हर जगह लागू होनी चाहिए, है ना। होनी चाहिए नहीं, होना भी, होता भी है, होना चाहिए, है ना। उसके बाद एक होता है प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभवों का सिद्धांत। आपको ये अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए प्रगतिशील के बारे में। ये कहता है कि प्रगतिशील एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के बिना रचनात्मक कार्यक्रम के संभव नहीं हो सकता। जब समूह कार्य प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाता है तो उसमें कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाता है तो ध्यान देने वाली बात यह होती है कि कार्यक्रम इस प्रकार का हो कि जिसमें समस्त रुचि, आवश्यकता, अनुभव, निपुणता, दक्षता होती जाए। जैसे जैसे इन शक्तियों का विकास होता जाएगा वैसे वैसे कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाएगा। तो जब ये परिवर्तन जो हो रहा है कार्यक्रम में वो बेसिकली प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत को बता रहा होता है। EHB ट्रेकर का है ना। आगे अगर हम बात करें तो एक जो है साधनों का उपयोग। अब इसका मतलब ये है कि आप काम कर रहे हैं
भाई सामाजिक समूह कार्य में संस्था और समुदाय का संपूर्ण वातावरण साधनों पर ही निर्भर होता है। ऐसा माना भी जाता है कि सभी समूह के कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे साधन प्राय रहते हैं जिनका उपयोग समूह अपने हित के लिए कर सकता है। तो इन साधनों में उपकरण, स्थान, भवन, सामाजिक संस्था, व्यक्ति इत्यादि सम्मिलित होते हैं। तो समूह को कार्यकर्ता को चाहिए कि वह इनका लाभ उठाए और समूह अपना हित साधे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने साधनों का उपयोग ही ना किया हो। अब टेक्निक, साधन, रिसोर्सेज, मान लीजिए आपने एजुकेशन के बारे में ग्रुप बना रखा है, वहाँ आपको A to Z पढ़ाना है उस ग्रुप वाले बच्चों को। मान लीजिए ग्रुप के बच्चे की अगर हम बात करें तो 5 से लेकर 8 साल के बच्चे हैं, और 5 से 8 साल के जो बच्चे हैं ग्रुप में, उनको पढ़ाना है A to Z। अब साधन आपके पास A to Z तक के कोई फ्लैश कार्ड ही ना हो, चार्ट पेपर ही ना हो, कोई बुक ही ना हो, है ना, तब तो भाई काम ही नहीं हो पाएगा। रिसोर्सेज यहाँ पे साधन ये है आपके लिए, व्हाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, मार्कर हो, A to Z का फ्लैश कार्ड हो, चार्ट पेपर हो, ये आपके साधन है, ये रिसोर्सेज हैं एक प्रकार के। ये होना ज़रूरी है। जब ये होगा तभी बच्चा 5 से 8 साल के जितने बच्चे हैं A to Z पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए साधनों का उपयोग का सिद्धांत BHB ट्रेकर ने बताया है अपने ग्रुप वर्क में, ये भी होना ज़रूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट में, एक लास्ट है ये आपका मूल्यांकन का सिद्धांत। अब ये जानते हैं आप लोग, सामूहिक कार्यकर्ता को चाहिए कि वह समूह की गतिविधियों के बीच बीच में आवश्यकता के अनुसार उसका मूल्यांकन करता रहे। इस प्रकार किए गए जो मूल्यांकन होंगे वह समूह की शक्तियों का समुचित नियोजन, नियंत्रण और आवश्यक परिमार्जन करने में सुविधा भी होगी। इसलिए मूल्यांकन जरूरी है कि भाई व्यक्ति कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। यदि कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के कारण वह बच्चा सीखने में असमर्थ रहा तो आप गोल को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब यह हुआ कि और 1 महीने का या 30 डेज या 15 डेज या 20 डेज, 10 डेज, 7 डेज आपने क्या किया और आगे बढ़ा दिया। और जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कर रहा था जिसकी वजह से वो सीखने में असमर्थ रहा, वहां पर उसे उस वजह से आपने क्या कर दिया, उसे केस वर्क के माध्यम से, ICP के माध्यम से, जिसको आपने बोला था इंडिविजुअल केयर प्लान के माध्यम से आपने कराना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये थे सिद्धांत आपके हो गए कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। तो समाज समूह कार्य आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसमें अगर कुछ रह गया है तो वो आपका रह गया है, जो अवस्था रह गई है ना, इसका अवस्था है। अवस्था पे हम लोग बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ठीक है। और बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं आपका केस वर्क का भी इसमें इसी में ही लागू होती है ना। जो अवस्थाएं हैं वो भी इसी में लागू होती है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें और बचेंगी ग्रुप वर्क में वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो आज काफ़ी क्लासेस, मतलब काफ़ी कंटेंट आप लोगों को मैंने कवर कराया है। सब सामाजिक समूह कवर करवाया है, सामाजिक समूह कार्य में आप लोगों को हिस्ट्री पर थोड़ी सी चर्चा किया है, उसके अर्थ को बताया है, फिर उद्देश्य बताया है, उसकी फिर विशेषताएँ बताएँ, उसके लाभ बताए हैं, फिर उसके बाद सामाजिक समूह कार्य की प्रिंसिपल भी आप लोगों को बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, और यहाँ से श्योर है कि 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को 110% मिलेंगे आज की क्लास से, देख लेना एग्जाम में, ठीक है। ये चीज़ें थी। कोई डाउट है अगर किसी बच्चे के तो वो पूछ सकते